हे गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। जो लोग आज पहली बार विज़िट कर रहे हो इस चैनल में, तो ध्यान से सुन लीजिए। डेली सुबह करेंट अफेयर और डेली शाम 8 बजे जनरल अवेयरनेस की क्लास होती है इस चैनल में। अगर आप वाकई में अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी जोरदार करना चाहते हो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो इस चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में डेली आपको टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, चलिए समय को व्यर्थ ना करते हुए क्वेश्चंस पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखिए। किसके अंतर्गत बिक्री लागत नहीं है? सवाल क्या कहता है कि किसके अंतर्गत बिक्री लागत नहीं है? तो एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत। याद रखना है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया का एक कार्य नहीं है? ध्यान से सुनिएगा सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया का एक कार्य नहीं है? तो गुणवत्ता आश्वासन के लिए निर्यातित वस्तुओं का निरीक्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। याद रखें, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 3। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के ही विपरीत जाती है? ध्यान से सुनिए सवाल, मैं रिपीट कर रही हूँ। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के ही विपरीत जाती है? यानी कि संसदीय प्रणाली। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। याद रखना है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 4। कार्ल मार्क्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के फलस्वरूप इसमें अवश्यंभावी परिवर्तन होते हैं। तो दोस्तों, पूर्ण प्रणालियाँ, कार्ल मार्क्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के फलस्वरूप पूर्ण प्रणालियाँ में अवश्यंभावी परिवर्तन होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कहा गया है इसमें कि चुनिए कौन सा कथन सही है। कथन आप देख लीजिए कौन सा सही होगा। फ्रेंड्स, इसका जो सही कथन है वो ये सही है बस, कि किसी वस्तु का मूल्य तभी होगा जब यह मांग की अपेक्षा दुर्लभ होगी। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ये वाला कथन सही है, याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता। कहा गया है कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्दिष्ट। ऑप्शन नंबर 4 सही है, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 7। किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे ही उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कर सकता है? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कोई भी नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कर सकता है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 8। भारत में निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए? कहा गया है कि कौन से उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव तो लड़ा लेकिन वो हार गए। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा भैरों सिंह शेखावत। ये उपराष्ट्रपति थे, इसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा बट ये जीत नहीं पाए। तो क्या कहा जाएगा? पदासीन उपराष्ट्रपति के में से किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा? तो भैरों सिंह शेखावत ने, पर ये हार गए, ये जीत नहीं सके। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 9। इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौतियों का अंत हुआ। किसके साथ? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा वांडीवास का युद्ध। जी हाँ, वांडीवास का युद्ध के साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौतियों का अंत हुआ। याद रखना है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 10। निम्नलिखित नामों से प्राचीन भारत के चिकित्सीय त्रय की पहचान कीजिए।
कहा गया है, ध्यान से सुनिए सवाल, निम्नलिखित नामों में से प्राचीन भारत के चिकित्सीय त्रय की पहचान करना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही है चरक, सुश्रुत और पतंजलि, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है। नामों से, निम्नलिखित नामों से कहा गया है भारत के चिकित्सीय त्रय की पहचान करना है, तो ये है चरक, सुश्रुत और पतंजलि, याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 11, वनस्पति इनके अवशोषण में प्रभावी होते हैं, किसके? ध्यान से सुनिएगा, वनस्पति किसके अवशोषण में प्रभावित होते हैं? तो वो प्रदूषक गैसों के, याद रखना है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 12, जब कोई व्यक्ति रोता है तो इसके सक्रिय के कारण नाक से जल विसर्जन होता है, किसके सक्रिय के कारण? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अक्षुकारी ग्रंथि के सक्रिय के कारण, याद रखना है, जब कोई व्यक्ति रोता है तो उसके अक्षुकारी ग्रंथि के कारण सक्रिय के इसके सक्रिय के अक्षुकारी ग्रंथि के सक्रिय होने के कारण नाक से जल विसर्जन होता है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 13, आपने नोटिस भी किया होगा, आप अगर कभी रोते हो तो आपके नाक से पानी आ जाता है, आपको सर्दी नहीं है, जुकाम नहीं है, फिर भी आपके नाक से पानी आना लगता है, तो किसके कारण? अक्षुकारी ग्रंथि के कारण, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 13, पादपों में मूल रोमों की मूल भूमिका है, ध्यान से सुनिएगा, पादपों में मूल रोमों की मूल भूमिका है मृदा से खनिज लवण और जल अवशोषित करना, ये उनकी मूल भूमिका है। पादपों में मूल रोमों की मूल भूमिका क्या है? मृदा से खनिज लवण और जल अवशोषित करना है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 14 क्या कहता है, प्रयुक्त के प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच निम्नलिखित में से मध्यस्थ के रूप में कौन कार्य करता है? प्रयोक्ता के प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच कहा गया है निम्नलिखित में से मध्यस्थ के रूप में कौन काम करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम, याद रखना है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 15, यूएसए की टीवीए जैसी परियोजना भारत में है क्या? ध्यान से सुनिएगा, तो इसका सही आंसर होगा दामोदर घाटी परियोजना। यूएसए की जो टीवीए है, इसके जैसी परियोजना भारत में क्या है? तो दामोदर घाटी परियोजना, याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 16, पके हुए टमाटरों का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जो पके हुए टमाटर खाते हो, कच्चे टमाटर तो हरे होते हैं, पर टमाटर जो पक जाते हैं वो लाल होता है, तो किसकी उपस्थिति के कारण उसका रंग लाल हो जाता है? कैरोटीनॉइड के कारण, याद रखना है, किसके कारण? तो कैरोटीनॉइड, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, इसकी उपस्थिति के कारण आपका जो टमाटर होता है वो बिल्कुल लाल हो जाता है, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 17, इनमें प्रतिस्कंदक नहीं होते, किसमें? ध्यान से सुनिए, किसमें प्रतिस्कंदक नहीं होते? तो बरम में, याद रखना है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 18, मोटर कारों में हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए क्या किया जाता है? मोटर कार में जो हेडलाइट होती है उसके चौंध को हटाने के लिए पोलेरॉइड प्रयुक्त किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? पोलेरॉइड प्रयुक्त किए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? कहा गया है कि जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें हम कहते हैं विद्युत रोधी, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्या कहते हैं? विद्युत रोधी। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 20, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? ध्यान से सुनिएगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय जो है वो वियना में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? वियना में, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से किसको व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट और उत्कृष्ट सेवा के लिए वर्ष 2011 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ था?
देखिए दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल में आए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, इससे पिछली वीडियो को आप देखना चाहते हो तो आई बटन, ऊपर आई बटन होगा इस टाइप का, आप आई बटन पे इससे पिछली वीडियो को देख सकते हो। और बाकी सारी वीडियोस की लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप देख सकते हो। और अगर आप मुझे टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हो तो उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हाँ, अगर आपके पास टेलीग्राम है और आप सर्च करना चाहते हो तो यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया, आप सर्च करते हो तो वहाँ पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आपको मेरी डेली के करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस की वीडियोस वहाँ पर भी मिल जाएगी आपको। ओके, चलिए देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए। निम्नलिखित में से किसको व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट और उत्कृष्ट सेवा के लिए वर्ष 2011 में, कब, वर्ष 2011 में पद्म विभूषण का पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो अजीम प्रेम जी को। याद रखें, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगले प्रश्न में देखिए, सवाल नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन हैं? ध्यान से सुनिएगा, संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के जो 5 स्थायी सदस्य हैं वो बताना है आपको। बताइए कौन कौन है? चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए। कौन कौन है? चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो 5 अस्थायी सदस्य हैं, याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए, याद रखना है। इसको आप कोडवर्ड बनाकर भी याद रख सकते हो। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 23। वैसे हम इसे चफरू बोल सकते हैं, चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए, तो आपको याद रह जाएगा चफ यानी कि चीन और फ्रांस, रू यानी कि रूस और यूके, और यू लास्ट में है तो यूएसए आप याद रख सकते हो। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं बनाया गया है? ध्यान से सुनिएगा। अब क्या कौन कौन सा जोड़ा है आप देख लीजिए। इसमें से कहा गया है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं बनाया गया है। जोड़े को आप ध्यान से देख लीजिए। हरभजन सिंह कबड्डी, ये तो सही है। साइना नेहवाल बैडमिंटन, ये भी सही है। और आपका ये विराट कोहली क्रिकेट, ये भी सही दिख रहा है। तो इसमें से कौन सा मिलान गलत है, कौन सा जोड़ा गलत लग रहा है? तो ज्वाला गुट्टा टेनिस, ये गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही होगा कि ये गलत है, पर ये हमारा सवाल के अनुसार सही क्वेश्चन है। चलिए, सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतराल है? ध्यान से सुनिए, सवाल मैं रिपीट कर रही हूँ, क्वेश्चन दोहरा रही हूँ। क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना, जो कि हमारे अंतिम डाटा है ये, इसके अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतराल है? किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में, याद रखना है। कौन से राज्य में? सॉरी, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, राजस्थान होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। राजस्थान में सबसे ज़्यादा अधिक अंतराल है। कहाँ पर? तो राजस्थान में, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 25। स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है? दोस्तों, सवाल पूछा गया है कि स्टेनलेस स्टील जो होते हैं वो किसकी मिश्र धातु है? तो वो है लोहा, क्रोमियम और निकेल की, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। स्टेनलेस स्टील लोहा, क्रोमियम और निकेल की मिश्र धातु है, याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 26। नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त संवर्धित यूरेनियम कौन सा है? नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त सर्वाधिक यूरेनियम कौन सा है? तो एक विशिष्ट समस्थानिक के उच्च प्रतिशत सहित यूरेनियम, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 27। रेफ्रिजरेटर में शीतलन किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? कहा गया है कि रेफ्रिजरेटर में शीतलन किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो एक वाष्पीय द्रव के वाष्पित होने से रेफ्रिजरेटर में जो शीतलन होती है वो किसके द्वारा? तो एक वाष्पशील द्रव के वाष्पित होने से उसमें शीतलन उत्पन्न किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है,
याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 28। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, सब्सक्राइब कर लोगे उसके बाद आपको एक घंटा दिखेगा, उस घंटे को प्रेस कर दीजिएगा और फिर ऑल में क्लिक कर देना है। उससे क्या होगा कि मेरे द्वारा डाली गई सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं डेली सुबह 6 बजे करंट अफेयर और शाम 8 बजे जनरल अवेयरनेस की क्लास होती है। सारे टॉप क्वेश्चन होते हैं, टॉप क्वेश्चन पढ़ना है, तैयारी जोरदार करनी है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए सवाल नंबर 28 क्या कहते हैं। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार विजय प्राप्त करने वाली पहली महिला है, कौन है? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार विजय प्राप्त करने वाली पहली महिला संतोष यादव जी। याद रखना है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। कौन? संतोष यादव। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 29। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी आयरन और स्टील निर्माणशाला सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है? कहा गया है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी आयरन और स्टील निर्माणशाला सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है? तो जमशेदपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 याद रखना है। कहाँ? जमशेदपुर। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 30। ये हमारा अंतिम प्रश्न है। कौन सी भारतीय हॉकी खिलाड़ी के नाम पर जर्मनी में एक सड़क का नाम रखा गया है? भारतीय हॉकी खिलाड़ी के नाम पर जर्मनी में एक सड़क का नाम रखा गया है, वह कौन है? उसका नाम बताइए। किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर? हॉकी खिलाड़ी के नाम पर। तो दोस्तों ध्यानचंद के नाम पर जर्मनी में एक सड़क का नाम रखा गया है। ध्यानचंद जो कि हॉकी खिलाड़ी हैं उनके नाम पर जर्मनी में एक सड़क का नाम रखा गया है, ध्यानचंद के नाम पर। याद रखें। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हाँ लाइक कर दीजिएगा। लाइक करते हो तो मुझे खुशी मिलती है। लाइक कीजिएगा, जितना शेयर कर सकते हो वीडियो को उन तक शेयर कीजिए। जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें डेली सारे टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे आपको। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स for watching my video.